नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। देखिए दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा है राजस्थान का इतिहास यानी मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम मेवाड़ राजवंश का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें घुइलों की उत्पत्ति से संबंधित एक वीडियो है और अलग अलग जो महापुरुष हैं उन्होंने उसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या तर्क दिए हैं उनके वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आज हम मेवाड़ का जो है नोट्स के रूप में अध्ययन करेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके समझ में आ सकें। शुरू करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कुछ कन्फ्यूज होते हैं कि भाई वागड़ क्षेत्र कौन सा है और बागड़ क्षेत्र कौन सा है। तो देखो भाई, बागड़ क्षेत्र तो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र, इसको बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले जो क्षेत्र हैं इसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलो हम शुरू करते हैं। मेवाड़, जैसे कि अगले वाले वीडियो मैंने बताया था, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदवाट, प्रागवाट, शिवी जनपद या किवी जनपद। जैसे कि मैंने बताया था कि मीर जाति का आधिपत्य, मलेचों का हमेशा संघर्ष रहना। अब हम बात करते हैं घुइल वंश की स्थापना किसने की थी। जैसे कि मैंने बताया था कि हम मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तो मेवाड़ के अंदर आपको 2 शाखाएं मिलेगी। जो पहली शाखा होगी वो तो होगी घुइल की और दूसरी शाखा होगी वो होगी सिसोदा की या सिसोदिया राजवंश की। तो हम इन दोनों शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम घुइल शाखा के बारे में अध्ययन करते हैं कि घुइल वंश की स्थापना कब हुई। तो शुरू करते हैं घुइल वंश की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टरों के बारे में, जिसमें प्रथम हम अध्ययन करते हैं घुइल वंश। घुइल वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो घुइल वंश की स्थापना जो घुइल ने की थी। मैंने वो एक कथा कही थी, वो जो गुफा में जन्म होता है और वहाँ के लोग गुफा को गोह कहते थे तो उससे उसका नाम घुइल पड़ गया। तो इसका जो घुइल वंश ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में यानी 566 ईस्वी में की थी। मैंने बताया था कि भाई जो मुणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड ने घुइल वंश की जो है मेवाड़ के अंदर जो 24 शाखाएं बताई हैं, इसमें से घुइल शाखा जो है सबसे प्रमुख थी। घुइल शासक जो है सूर्यवंशी हिंदू थे और सूर्यवंशी के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने तर्क दिए हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। घुइल के बाद जो आते हैं बप्पा रावल के बारे में बहुत जो बारीकी से हम अध्ययन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़े और प्रतापी शासक थे। पहले हम बात करते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो भाई बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था भाई, वो था विद्यार्थियों कालभोज और यह हरित ऋषि का शिष्य था। जो बप्पा रावल था वह हरित ऋषि जो ऋषि थे उनका शिष्य था। वो ऐसा माना जाता है कि भाई एक बार एक कहानी थी, छोटी सी मैं बता दूं कि भाई ये हरित बप्पा रावल हैं जो गाय चराने के लिए जाता था। एक गाय थी जो हमेशा दूध के समय एक गुफा में चली जाती थी और उस गाय के जो मालिक ने सोचा कि दूध जो बप्पा रावल पी जाता है तो बप्पा रावल इस जो चोरी के इंजाम के डर से वो बचने के लिए वो जाता है और गुफा में देखता है तो वो जो गाय दूध है वहाँ पर शिवलिंग जी के ऊपर देती हैं, तो मतलब दूध की धार वो शिवलिंग जी के ऊपर छोड़ती हैं और वहीं से अचानक वहाँ पर एक साधु बैठा रहता है और उनकी जो तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होने के बाद वो उसके सामने आता है, मतलब वो साधु, यानी साधु कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, साधु हरित ऋषि की। तो हरित ऋषि उस शिवलिंग जी के पास से उसकी जो तपस्या भंग होती है वो फिर वो आते हैं और इसका बप्पा रावल के सामने आते हैं। फिर बप्पा रावल उनकी सेवा में लग जाता है और उन सेवा की पर्सन होकर जो है वो एक बार कहता है कि भाई कल मेरा जो शिवलोक गमन होने वाला है तो जल्दी आना। बप्पा रावल कुछ लेट पहुँचता है, तब तक वो अपने रथ में सवार होकर शिवलोक की ओर चले जाते हैं। तभी बप्पा रावल की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो कह रहा है कि भाई तूने आने में बहुत ही लेट कर दिया। फिर उसने
जो है पीक यानी पान थूका तो बप्पा रावल ने मुंह खोलने को कहा था, तो बप्पा रावल ने घृणा से मुंह बंद कर दिया। वो पीक है जो उसके कदमों में पड़ गया। तब हरित ऋषि ने कहा कि ये पीक तेरे मुंह में पड़ जाता तो अमर हो जाता, परंतु तो भी तू अब आने वाले समय में जो है अधिक समय तक अधिक क्षेत्र के ऊपर शासन करेंगे। तो इस प्रकार का एक आशीर्वाद था हरित ऋषि का। 734 ईस्वी में मान मोरी यानी मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है भाई? बप्पा रावल। किसको हराकर? मान मोरी को। और राजधानी जो बनाता है नागदा। नागदा वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर में। और नागदा में वही वो जो यहाँ पर गाय ने अपनी धार, दूध की धार जो है शिवलिंग के ऊपर डालती थी, वहीं पर एक लिंग मंदिर का भी निर्माण कराया जाता है नागदा के अंदर। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था और वहाँ के राजा सलीम को हरा दिया तथा अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया। फिर हम बात करते हैं रावलपिंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान शहर के अंदर है। उसका नाम भी बप्पा रावल के कारण ही पड़ा था, जो रावल जो पिंडी। फिर हम बात करते हैं उसके कुछ उपनाम है बप्पा रावल के। किसके हैं भाई? बप्पा रावल के कुछ उपनाम है, तो जल्दी उन उपनामों का अध्ययन करते हैं। शिवी वेद ने बप्पा रावल को शिवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की थी। क्यों? जो फ्रांस का कमांडर था। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे किसने? बप्पा रावल ने, जो 115 ग्रेन का एक सिक्का था। उपाधियाँ हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से चकवे उपाधि किसकी है? तो बप्पा रावल कालभोज की, जिसको अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। फिर इसके बाद एक शासक आता है अल्लट, जिसका अन्य नाम था आलू रावल। आलू खाएड़ा है सब बारे, यानी आलू आप सभी के खाए हुए हैं, तो फिर पता है आपको। जो यूँ तो बीच में कई सारे शासक आते हैं, परंतु इसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसका अन्य नाम आलू रावल था। आहड़ की उन्होंने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ को जो है मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था किसने? अल्लट ने। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और वराह जी किसके? विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही शासन की स्थापना किसने की थी? आलू रावल ने, अल्लट ने। यानी प्रश्न पूछ ले मेवाड़ में जो है नौकरशाही शासन की स्थापना किसने की थी? आलू रावल ने या अल्लट ने की थी। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। बस उसका इतनी ही जानकारी मिलती है। बाकी जानकारी हम लेते हैं जैत्र सिंह, जिसका शासनकाल बताया जाता है 1213 से 1250 तक। जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है भूताला का युद्ध। और उस भूताला के युद्ध के अंतर्गत हम बात करें तो जैत्र सिंह है भूताला के युद्ध में जो है जीत जाता है और इल्तुतमिश की क्या हो जाती है भाई? हार हो जाती है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। अब भागते भागते भाई हार तो गए हैं, हारने के बाद अब क्या कुछ जो मतलब भागते भूत की जो है लंगोटी भले, तो वो सेना ने जो नागदा को लूट लिया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। फिर मेवाड़ की नई राजधानी जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को बनाया। और फिर जय सिंह सूरी की पुस्तक में हमीर जो मदमर्दन में भूताला युद्ध की जानकारी देता है। प्रश्न पूछ ले, इसमें कई सारे प्रश्न पुट होते हैं कि भाई जैत्र सिंह की जो यानी जैत्र सिंह के अंदर जैत्र सिंह ने भूताला का युद्ध किया था, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन में भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। अब हम जैत्र सिंह के शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो ये मध्यकालीन मेवाड़ का प्रश्न पूछ ले, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग काल कौन सा है? तो जैत्र सिंह का शासनकाल जो है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रतन सिंह के बारे में। बहुत ही बढ़िया और सबसे अधिक प्रश्न पुटअप होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो होते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह के बारे में अनेकों प्रश्न। तो इसका जो छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था और वहाँ गुइल वंश की एक शाखा का जो है
शासन स्थापित किया। राहुल रतन सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, वो नेपाल चला गया और उसने वहाँ जाकर गुइल वंश की एक शाखा जो है वो नेपाल में स्थापित की थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राहुल रतन सिंह का बहुत ही रोचक चैप्टर है। पहले हम पढ़ते हैं राहुल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। सर्वप्रथम कोई आक्रमण होता है तो उसका कारण होता है, बिना कारण कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो ये इतिहास का एक दौर रहा है। इस इतिहास के दौर में विद्यार्थियों जो हैं किसी कारण कोई भी आक्रमणकारी बिना कारण कहीं पर आक्रमण नहीं करता है। तो कारण पहला था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी है स्वयं को विश्व का दूसरा सिकंदर मानता था। द्वितीय सिकंदर जो है दूसरा सिकंदर मानता था। किसको? स्वयं को। कौन? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर मानता था। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व। जो चित्तौड़ का जो व्यापारिक एवं सामरिक महत्व था, यदि मान लो दिल्ली की सेना को गुजरात आना पड़ता था तो चित्तौड़ का मार्ग बीच में पड़ता था, इसलिए चित्तौड़ का व्यापारिक भी महत्व था और सामरिक महत्व भी था। तीसरा कारण है सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। क्यों? क्योंकि ये सुल्तान के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि भाई ये उसकी मान मर्यादा का प्रश्न था कि एक बार उसको जीतना है। मेवाड़ का जो बढ़ता हुआ प्रभाव, और मेवाड़ का जो प्रभाव है लगभग पूरे क्षेत्र में बढ़ा हुआ था, तो मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, यदि उसको आगे बढ़ना है, दूसरा सिकंदर बढ़ना है, तो स्वाभाविक बात है मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। और कुछ कथाओं में जो राघव चेतन वाली कथा और पद्मिनी की सुंदरता के बारे में भी एक मुख्य कारण उसको बताया जाता है। अब हम पद्मिनी की बात करें कि पद्मिनी कौन है, हु इज दिस पद्मिनी, पद्मिनी है कौन? तो पद्मिनी की हम बात करें तो सियल द्वीप जो पड़ता है श्रीलंका में, एक क्षेत्र है जिसका नाम है विद्यार्थियों सियल द्वीप, जो आपके पड़ता है कहाँ पर? सियल द्वीप पड़ता है श्रीलंका में। और इस सियल द्वीप जो श्रीलंका में पड़ता है, और श्रीलंका के जो शासक थे गंधर्वसेन, और जो उसकी पुत्र थी पद्मिनी, और इसकी माता का नाम चंपावती था। किसकी? पद्मिनी की माता का नाम चंपावती था और पिता का नाम गंधर्वसेन था। अब हम बात करें, राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो चित्तौड़ का पहला साका हुआ था विद्यार्थियों 1303 में, वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें लगभग पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ 1600 राजपूत रानियों के साथ जो हैं जोहर कर जो है अपने आप को आत्मोत्सर्ग किया था। साका कैसे बनता है? जब जोर और केसरिया दोनों होता है तो साका कहलाता है। पहले जोर होता है था और फिर केसरिया, तो फिर ये साका इस प्रकार बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया था, वो अपने पुत्र खिजर खां के नाम, मतलब खिजर खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खां को दे दिया। खिजर खां ने गंभीर नदी पर पुल बनवाया था। ये भी ध्यान रखना, खिजर खां ने जो गंभीर नदी पर एक पुल बनाया था। खिजर खां ने यहाँ पर मकबरे का भी निर्माण करवाया था। इस मकबरे में फारसी में लेख में जो है लिखा हुआ है कि ईश्वर की जो छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। किसको? जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है खिजर खां के द्वारा। थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ जो है मालदीव सोनगरा को दे दिया गया था। फिर कुछ समय बाद जो चित्तौड़ है मालदीव सोनगरा को दे दिया गया था, और मालदीव सोनगरा जो है मूछला मालदीव कहा जाता था। अब मालदीव सोनगरा को जो मूछला मालदीव के नाम से भी जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं कि इस युद्ध में और क्या क्या घटनाएं हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी वाले जो चित्तौड़ आक्रमण के समय क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो इस युद्ध में गोरा और बादल, इस युद्ध में हम बात करते हैं गोरा बादल की। तो इस युद्ध में गोरा और बादल जो हैं इस साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में जो 30,000 लोगों का जो है कत्लेआम करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का क्या करवाया था भाई? कत्लेआम करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखी गई है और 1540 ईस्वी में लिखी गई है। उसमें इस बात का जो है उल्लेख मिलता है।
जेम्स टोड तथा मुणोत नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया है। कौन सी कहानी को? ये जो अलाउद्दीन की जो पद्मिनी वाली चाहत वाली कहानी है उसका। सूर्यमल मिश्रा ने भी इस कहानी का समर्थन किया है। अमीर खुसरो ने पुस्तक खुजैन उल फुतूह तारीख ए अलई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। और इस प्रकार हम बात करें कि रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला जो अंतिम राजा, अब हम बात करते हैं किसकी? रावल रतन सिंह की। तो इसके मृत्यु तक यानी रावल रतन सिंह जो है रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। गौरव बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना वर्चस्व न्योछावर कर देना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। अब हम आगे वाले वीडियो में जो है सिसोदिया वंश की शाखा से संबंधित अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।